बिल देखा, बिल पता है क्या, देखो कोई भी टॉपिक समझने के पहले ये जरूरी है जो टॉपिक का नाम है उसका मतलब क्या है। अगर ये मतलब ही नहीं पता है तो फिर समझ के क्या फायदा है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स का मतलब क्या होता है, कम ऑन, बिल का मतलब क्या होता है। अरे किसी में कोई बिल होगा क्या, देखता हूं मैं। इनवॉइस होता है, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, अरे बेटा इनवॉइस दो टाइप के होते हैं, एक आते वक्त एक जाते वक्त। बिल नहीं है अपने पास कोई, सब कैश ट्रांजेक्शन होता है अपना। तो बिल 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 क्या होता है पता है क्या, बिल किसे बोलते हैं, बिल यस और नो। इलेक्ट्रिक का बिल आता है क्या घर पे, यस सर। मोबाइल का बिल आता है क्या घर पे, नो सर, मोबाइल का बिल नहीं आता क्योंकि प्रीपेड होता है, समझा गया। अरे फिर बिल नहीं आता है, क्यों नहीं देते, बिल तो देना चाहिए भैया, है ना। मोबाइल का बिल नहीं आता, इलेक्ट्रिक का बिल आता है, गैस का बिल आता है, गैस की पावती आती है सर, गैस की पावती आती है, बिल नहीं आता है, पावती आती है, रिसिप्ट आती है, समझा क्या। हम तो लेते ही नहीं सर। लेते हैं क्या हम, कितने बच्चे लेते हैं। और ये पावती दे नहीं तो सिलेंडर नहीं चाहिए, ऐसा कैसे सर, पावती मत दे सिलेंडर दे, घर पे कुछ बना नहीं खाना है ना। यस और नो, ऐसा होता है ना। कितने बच्चे पावती नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं सर। हम तो लेते नहीं, पूछा ही नहीं सर, अभी अब पूछेंगे, हमें पता ही नहीं पावती होती है क्या सर। हम तो ऐसी कुछ तो भी दे देता है वो, सिलेंडर तुम्हारा आ गया है ना। हाँ, काय में, जमीन आसमान, जितना जमीन और आसमान का फर्क है, जितना ये इसका फर्क और इसका फर्क है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वहां पे खड़ा हूँ क्या, इतना फर्क होता है। अब वो फर्क क्या होता है बताता हूँ। हाँ, ऐसी, अच्छा हाँ, अच्छा, मैं सोचा इन्होंने हाथ के ऊपर कर दिया, चलो ठीक है, एक्सरसाइज है, सुबह सुबह का क्लास है। तो चलो बच्चों क्या है, तो बिल, इनका क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्स एंड रिसिप्ट। पहले तो ये समझ लो बिल क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, फिर हम रिसिप्ट की तरफ जाएंगे। तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। बिल के दो, वैसे तो अलग अलग फॉर्मेट आजकल लोग अपने हिसाब से बनाने लगे, बट वैसे ओरिजिनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स। नंबर वन कैश बिल एंड सेकंड इज अ क्रेडिट बिल, ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल, बिल का फॉर्मेट, एक रफली फॉर्मेट आपको बता दूं, जो भी शॉप होती है वो शॉप का भी, जैसे आप कैश में कुछ परचेस करते हो, लाइक ड्रेस, कपड़े, मोबाइल, टीवी, है ना, चाहे लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, एनीथिंग, इफ यू परचेस एनीथिंग, सो दैट टाइम वो जो शॉपकीपर होता है वो जो आपको देता है वो एक बिल होता है, और वो जो बिल होता है उस पर उसका शॉप का नाम लिखे हुआ होता है, जीएसटी नंबर होता है, सीएसटी नंबर होता है, उसके अलावा एड्रेस होता है, उसका फोन नंबर देवा रहता, डेट देवा रहता, कौन सी तारीख को उसने बेचा आपको, है ना, जिसके नाम लिखा रहता, किसको बेचा, आपका नाम है, वो आपका नाम लिखता है उस पर, किसको माल बेचा। बाद में पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट के दो कॉलम होते हैं जिसमें लिखता है पर्टिकुलर में क्या बेचा, 3 टी-शर्ट 150 के हिसाब से 450 रुपए, 2 पैंट 300 हिसाब से 600 रुपए, 1050 रुपए, 50 रुपए डिस्काउंट, 1000 रुपए कैश, और वो आपको बिल देता है, आप उसको कैश देते हो। तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने उससे सामान, वो जो ड्रेस लिया, वो कपड़े लिए, वो उससे लिए, समझा क्या। अब उसके पे बारकोड होता है क्या, नहीं, इसका मैं एंट्री करता था कपड़े की। ये टी शर्ट का कोई चेस नंबर होता है क्या कि नहीं भैया ये टी शर्ट मेरी यहाँ की, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट समझ में आता है उन लोगों को कि ये कपड़े अपने यहाँ के, ओके। तो वो जो बिल देता है वो एक नॉर्मल बिल होता है, दैट इज कॉल्ड अ कैश बिल, ओके। उस पर वो साइन लेता है क्या, सर ऑटोग्राफ दीजिए यहाँ पे, आपने क्या किया, हमसे माल लिया, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है सर, तो बस आप पैसे देते हो, बिल ले जाते हो। कितने बच्चे, तो आप में से कितने पेरेंट्स होंगे बिल फेंक देते होंगे, पता नहीं, हाँ ठीक है, कहीं काम से नहीं बिल, चलो अपने क्या काम कर। नहीं, बिल संभाल के रखना चाहिए, एक फाइल बनाना चाहिए, सारे बिल डेट वाइज लगाना चाहिए, उसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए, जिसके वजह से आपको पता होता है, आपके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या का कितना कितना पैसा कब कब खर्चा किया था। और अगर एटलीस्ट हमारे पास ये तो भी रिकॉर्ड होता है कि हाँ यार वो 1 साल पहले मैंने कुछ तो भी लिया था, कौन से शॉप से लिया था वो याद नहीं है, तो वो देखना है, तो बिल की अगर फाइल रही, और एक कॉमर्स के स्टूडेंट ने हमेशा एक फाइल मेंटेन करना चाहिए, गॉट इट। तो वो बिल होता है बच्चों, जिसको हम कैश बिल बोलते हैं। एक सेकंड जो बिल होता है ये होता है क्रेडिट बिल। नॉर्मली क्रेडिट बिल ये पहचान में दिया जाता, जहां पे पहले से वो परचेसर के और ये बेचने वाला जो सेलर होता है उसके रिलेशन होते हैं, पहले से बिलीफ होता है, ट्रस्ट होता है, और जहां पे बिलीफ ट्रस्ट होता है वहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। और वहां पे क्या करता है ये बंदा, सेम बिल का फॉर्मेट वही होता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे उसमें एक ऑर्डर पास किया जाता है कि भैया इतने का माल आपको सेल किया है और इतने पैसे आपको मुझे इतने दिन बाद देना है, तो वो वहां पे साइन करता है। सामने वाली जो पार्टीज होती है जो परचेस करती है सेलर से, तो वो परचेसिंग पार्टी क्या करती है, उस पर अपना ऑटोग्राफ देती है, साइन करती है, और इवन दो आजकल सिर्फ साइन ही नहीं देते बल्कि दुकान का स्टैम्प भी देते हैं, जिसके वजह से वो लीगल प्रूफ होता है कि ये उसी को हमने माल बेचा, वही शॉपकीपर ने लिया, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बिल। और हम जो पढ़ने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब एक्सचेंज बोले तो क्या, पहले तो बता दो, हम क्रेडिट बिल पढ़ने वाले, कैश बिल हम नहीं पढ़ने वाले, ओके। तो क्रेडिट बिल में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्रेडिट बिल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एक साइड से वो पैसा लेगा और एक साइड से बिल देगा।
समझा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए नाम के बंदे को क्या किया, उधारी पे माल भेज दिया, तो उससे हमने क्या किया, दो बिल होते हैं नॉर्मली, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट, है ना? तो उसके बीच में लगाते हैं कार्बन। क्या लगाते हैं? कार्बन। अभी तो वो सिस्टम गया, उसको बिल बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल बुक। बट अभी कंप्यूटराइज, क्योंकि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग हमें है, तो कंप्यूटराइज बिल आ गया बच्चों। और कंप्यूटराइज बिल में क्या होता है कि डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलती है, तो इसलिए दो प्रिंट आउट निकलती है वहां पे, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। गॉट इट? और उसमें लिखे हुआ भी होता है ये डुप्लीकेट है करके। तो उसके बाद में फिर उस पर साइन होती है, वो दिखा देता है, माल ले जाता है छकड़े में। सामने वाला बंदा, मान लो कुरकुरे है, चिप्स है, या एक आधी शॉपकीपर वाले को हम देने जा रहे हैं, एक आधी सुपर शॉप है, तो वो क्या करेगा, पूरा डम करेगा, माल ले जाएंगे उसके सुपर शॉपी पर, बोलेगा सर ये एजेंसी से मैं आया, ये आपका माल है। और वो उसको माल हैंड ओवर करेगा, और बाद में बोलेगा सर ये बिल है। वो चेक करेगा सामने वाला कि कितने पीस कुरकुरे है, इतने इतनी चिप्स है, इतनी लेज है, इतनी ये है वो है, सब चेक करके बोलेगा ठीक है भैया, माल बरोबर है। कैश में होगा तो पैसे लेंगे। कैश में चेक भी चलता है, भले 7 डेज का हो, वो ले सकता है। लेकिन उधारी में है तो सामने वाला बंदा उस पर स्टैम्प मारेगा, साइन करके देगा। और वो वहां पे लिखता है कौन, जो सेलर होता है, कि 7 डेज वैलिडिटीज या 14 डेज 15 डेज वैलिडिटी, ऐसा लिखता है। और वो फिर वो बिल लेके, वो जो बंदा गया था उसको डिलीवरी देने, वो बंदा वो बिल लेके आता है बच्चों इसके पास। और ये जो बिल होता है, एक बिल डुप्लीकेट अपने पास होता है, ओरिजिनल उसके पास होता है। कभी कभी दोनों पे भी साइन लेते हैं, पे कार्बन रख के। कभी कभी एक पे ही साइन लेते हैं, ओरिजिनल उसको दे देते हैं, और डुप्लीकेट पे वो साइन लेके आ जाता है। समझा क्या? और बिल नंबर होते हैं हर एक जगह लिखे हुए, कि ये कितने नंबर का बिल है, वो लिखे हुआ होता है। इससे 2 मिनट में पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा बिल था और क्या उसमें देवा है। जैसा हमारा जो बुक होता है उसमें इंडेक्स नंबर, इंडेक्स देवा, सिलेबस देवा का उसका नंबर रहता है, पेज नंबर, तो हम 1 सेकंड में वहां पे चल जाते हैं। वैसा बिल नंबर्स होते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वो फिर कुछ दिनों बाद जाता है उससे पैसे लेने की, बोलता भैया पैसे दीजिए। तो बोलता काय के, तो बोलते ये देखो ये बिल है आपकी तरफ, इतना इतना पैसा बाकी, तो हमारे पास एक बिल होना चाहिए। फिर वो भी चेक करता है उसके फाइल में कि हाँ बिल है। हाँ भैया 15 दिन का बोला था, कितने हुए भैया, 1820 रुपए, चलो ठीक है आपके 1820 लो। तो एक तो वो क्या करेंगे आप, वो बिल उसको दे देंगे, कौन सा वाला, जिसपे उसकी साइन थी। यानी पैसे लेंगा बिल देगा, कमॉन, पैसे लेंगा बिल देगा, कमॉन, पैसे लेंगा बिल देगा, कौन सा वाला, डुप्लीकेट वाला। समझा गया? और वो उसको लगा के अटैच करके वो क्या कर देगा, उसको दे देगा। ये होगा। या फिर अब आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी वो पावती देगा बना के कि भैया इतने इतने पैसे ये बिल नंबर में इसके इसके थ्रू हमें ये तारीख को मिले, और उसकी पावती देगा। और पावती नंबर भी होता है, वो भी दो पावती होती है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल उसको देगा, डुप्लीकेट तो कार्बन रख के लिखे वही होता है। समझा क्या? वो कंप्यूटराइज नहीं होती आजकल, वो है ना, वही पावती बुक आता है, रिसिप्ट बुक जिसको बोलते हैं। तो वो उसको दे देगा। और वो क्या करेगा, फिर सामने वाला बंदा वो जो बिल है उसके ऊपर, कमॉन, बिल के ऊपर ना तो पीछे, बहुत से बच्चे बिल के पीछे पावती लगाते हैं, तो फिर है ना, अगर ध्यान नहीं दिया, पलटा नहीं पेज, तो फिर से पेमेंट हो सकता। इसलिए ऊपर लगाते हैं बिल को, बिल के ऊपर पावती को इसलिए लगाते हैं कि कल चल के अगर फिर से उठ के आ गया, भैया पैसे बाकी है, तो बोलेंगे एक आएगी पैसे, ये देख, ये देख पावती है, ये देख पेमेंट करे हुआ है। समझा गया? लेकिन वही अगर पीछे पावती लगा भूल गया, अच्छा हो क्या भैया इतना, क्यों, कस्टमर भी रहते, गर्दी भी रहती, माहौल देखो, दुकान को समझो। समझा गया? इतने गर्दी में वो पैसे लेने आ गए, 10 मिनट से खड़ा, भैया पैसे दे पैसे दे पैसे दे, तो लगा अरे दे रहा, रुक। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, वो बोलता है अरे, फिर वो देखता है कितने बाकी है, 1820 दे देगा। और बाद में उसको ध्यान में, अरे यार डबल पेमेंट दे दिया। इसलिए पावती सामने होना चाहिए। समझा क्या? यस और नो? यस और नो? तो इसलिए वो सामने लगा के रख देता, स्टेपलर मार देता अच्छे से उसको। समझा गया कि निकलना नहीं चाहिए। और फिर ये डबल से क्या, काय के पैसे भैया, ये देखो ना, डबल डबल पैसे मांगने आते हैं हमको। वैसे नॉर्मली जाते नहीं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो गया, छे इनके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, बोलते पैसा बाकी है, चल लेके आ जा। तो वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, और वो होती है रिसिप्ट जो उसको देता है वो कैश के अगेंस्ट में। गॉट इट? तो ये है उधारी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया? बिल समझ में आ गया? दो टाइप के बिल होते हैं, कैश बिल और क्रेडिट बिल। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रेडिट बिल। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको यहां से बिल बना के देंगे, एक फॉर्मेट रहेगा क्रेडिट बिल का। बट आपको जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, ये महाजनी पद्धत जो हुंडी चिट्ठा वाला है, वो वाला फॉर्मेट है। आपको अभी का जो लेटेस्ट वाला कंप्यूटराइज वाला फॉर्मेट, वो आपको नहीं है। गॉट इट? यस और नो? इसमें सिर्फ एक ऑर्डर देवा है कि भैया इतने इतने माल तुझे ऐसा ऐसा सेल किया और इसके पैसे तुझे देना है, ये वाला फॉर्मेट है। लेकिन इसके पहले वो जो डिस्क्रिप्शन वाला, क्या माल बेचा, कितने का बेचा, वो वाला फॉर्मेट आपको नहीं है। गॉट इट? समझा क्या? तो पहले इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में का मतलब समझ में आ गया? पक्का? बिल्स को एक्सचेंज करना काय के साथ में, कैश के, पैसा दे तो बिल दूंगा, नहीं तो भैया तेरे तरफ बिल बाकी है। समझा गया? और अगर वो अवॉइड करता पैसे देने से, बोलता भैया आज नहीं देता कल दूंगा, चल ठीक है कल दे दे, परसों दे दे, लेकिन अगर 15 दिन नहीं दे रहा है, तो फिर ये क्या बोलता, भैया पैसे दे, नहीं तो देख, नहीं दो,
देख बोले तो क्या करता है, इसका प्रूफ होता है ना, साइन करे हुआ बिल है। इसलिए बेटा कभी भी ध्यान में रखना, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो, एक तो बाय लीगल दो, रिसिप्ट लो उसकी पेमेंट। नहीं तो है ना, लोग डबल डबल मांगने आ जाते, अरे भैया केबल का है ना 6 महीने से पेमेंट बाकी है आपके तरफ, है ना 3 महीने 4 महीने पहले तो दिया था भैया। नहीं नहीं भैया मेरे पास रिकॉर्ड है 6 बार, अपने पास कुछ लिखे हुआ ही नहीं रहता। फिर दूध वाले अंकल भी बोलते नहीं नहीं पूरा 31 दिन का दूध है, खाड़ा गिरा ही नहीं। हम बोलते हाँ ना भैया, एक दिन नहीं लिया था, बताओ कहाँ नहीं लिया था, लिखे हुआ है ही नहीं। इसलिए हर चीज को मेंशन करना सीखो। पेपर आता है नहीं आया, जिस दिन पेपर लिख दो कैलेंडर पे, इस दिन पेपर नहीं आया, उसको मैसेज भी डाल दो, बेटा आज पेपर नहीं आया। दूध वाले का है, अगर दूध वाला नहीं दे रहा है, एक आधे दिन नहीं आया, या अपन बाहर गए हुए थे उस दिन दूध नहीं लिया, हाथ तो कैलेंडर के पीछे, कैलेंडर तो सब में अच्छा हमारा क्या है, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है, उस पर लिखते बैठो कैलेंडर पे, है ना। अपने को कौन सा अगले साल कैलेंडर बेचना है, लिख देना फटाफट, है ना, कि ये तारीख को दूध नहीं लिया, उसके बाद में पेपर नहीं आया, उसके बाद में केबल वाले को पेमेंट कर दिया, तो लिख के रखना सीखो, पैसे बचेंगे, मेहनत के आते हैं बच्चों पैसे, समझा क्या। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आया क्या, यस और नो, बिल का एक्सचेंज कैसे होता है, काय के साथ होता है, ये समझ में आ गया। हम क्या पढ़ने वाले, उधारी का बिल पढ़ने वाले, कौन सा बिल पढ़ने वाले बच्चों हम उधारी का बिल। अब देखो इसमें कुछ सेंटेंस दे हुए, वो पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। द एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बिफोर ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट। कोई भी देखो, अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो और सामने वाला अगर आपको उधारी में दे रहा है, तो ये सब चीजें क्या के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रस्ट, बिलीफ, बिलीव, समझा गया। When goods or services are obtained and payment will be made in the future is known as a credit transaction। यानी आप क्या कर रहे हो, बिल निकाल रहे हो, सामने वाले को माल दे रहे हो, वो माल ले भी रहा है, लेकिन पेमेंट आज कर रहा क्या, नहीं, पेमेंट कब करेगा, इन फ्यूचर। तो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बच्चों जितना परसेंट कैश ट्रांजैक्शन चलता है ना, उससे कई ज्यादा परसेंट उधारी चलता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप बोलो नहीं भैया मैं तो उधारी में दूंगा, नहीं, चलता नहीं बिजनेस, समझा क्या। क्योंकि आजकल ये और एक फीचर हो गया बिजनेस का, यानी आप देखो सुबह 6 बजे शॉप खोल रहे हो, रात को 12 बजे बंद कर रहे हो, दैट इज गुड। सर्विस अच्छी दे रहे, दैट इज गुड। रीजनेबल रेट दे रहे जो कि कोई नहीं देता है, फिर भी गुड। क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हो, फिर भी गुड। कस्टमर से एकदम लॉयली बात करते हैं, आइए सर मोस्ट वेलकम, आपकी शॉप पे बैठिए, लेकिन फिर भी गुड। लेकिन आप एक आधे कस्टमर को बोल दो भैया 110 रुपए है, सिर्फ मैंने ना 100 रुपए लाया, 10 रुपए बाद में दूं क्या, नहीं भैया आपने है ना वो 110 दो, तो माल लेके जाओ, नहीं तो मत ले जाओ, 10 रुपए तो कमाते हैं हम, तो डबल से आएंगे नहीं आपके शॉप पे, समझा क्या। आपको बोलना ही पड़ेगा उसको, क्या बोलना पड़ेगा, ठीक है भैया कोई बात नहीं, 10 रुपए कम लाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम याद से दे देना भैया। तो वो रखना ही पड़ेगा, उधारी देना ही पड़ता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं पूरा माल उधारी में दे रहे हैं आप, थोड़ा सा साइड भी देना पड़ता है, थोड़ी सी क्रेडिट भी देना पड़ता है। तो यही एक रूल है कि कितना भी आप कोशिश कर लो कैश की सेवा माल नहीं बेचूंगा एक्सेप्ट पेट्रोल, समझा क्या। पहले देखते हम भैया कैश है क्या, तो पेट्रोल के पास गाड़ी लेके जाता पेट्रोल पंप के, नहीं तो नहीं, है ना। लेकिन पेट्रोल पंप के भी जो जहाँ पे रेगुलर कस्टमर होते हैं ना बच्चों, जैसे एमआईडीसी के कोई ट्रक वाले हैं, एमआईडीसी कोई फैक्ट्री वाले हैं, ये जाते हैं, तो इनके बात हो जाती भैया 5,000 का पेट्रोल भरवा दो, हर एक जो 3 ट्रक भेज रहा हूँ 3 में है ना 5-5 हजार का डीजल भरवा दो, पेट्रोल पे नहीं चलता रे ट्रक, समझा क्या, डीजल पे चलता, तो डीजल भरवा दो, वो बात कर लेते, तो वो भी उधारी पे चलता है। यानी इसका मतलब है चाहे मेडिकल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे दवाखाना हो, या हर बिजनेस, चाहे कोचिंग क्लास हो, पहले तो आप फीस देते नहीं ना, धीरे धीरे देते हो इंस्टॉलमेंट में, है ना। या कुछ भी कोई भी बिजनेस हो, कहीं ना कहीं एक आधे कस्टमर को क्यों ना हो, भले पूरे कस्टमर ना हो, कुछ कस्टमर को कहीं ना कहीं मैनेज करना ही पड़ता है, और ये बिजनेस का रूल होता है। और इसलिए उन्होंने बताया क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। क्रेडिट मोटिवेट्स द कस्टमर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग। और क्रेडिट क्या करती है, उधारी पे मिलता है तो हत्ती भी लेके जाते हैं, बोले यार उधारी में मिल रहा लेके जाओ, खिलाने के लिए तो कुछ हो ना। फाइनेंस पे गाड़ी मिल जाती है, लोग ले लेते हैं, लेकिन पेट्रोल भरने के लिए तो चाहिए ना कुछ, समझा क्या। इसलिए ये क्या कर रहे हो, 0% फाइनेंस लेके जाओ, लेके तो जा, फिर आना अपनी पास है, समझा क्या। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये भी आपको इंस्टॉलमेंट में दे रहे, आपको घर नहीं पता उनको कौन है आप, ये नहीं पता, लेकिन फिर भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाद में कितने सारे ये है, ये भी इंस्टॉलमेंट में देने वाले हैं। अपन भी अभी लाइव क्लास चालू करने वाले इंस्टॉलमेंट पे, ऑनलाइन क्लास, इंस्टॉलमेंट में भरो पैसे, 100 रुपए महीने से या 200 रुपए महीने से, चल बैठ जा, समझा क्या, यस और नो। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। क्रेडिट मोटिवेट द कस्टमर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग। और क्रेडिट अगर उधारी पे मिलता है तो बोलता है ये भी ले लेना, ये भी ले लेना, अभी थोड़ी ना पैसे देना है, क्या बोलता है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, अभी थोड़ी ना पैसे देना, इसका तो माल बिक गया, ये आ जाता 15 दिन बाद मेरे पैसे, फिर बेटा भारी जाता है, अरे यार पैसे द्यायचे बाकी आहे, याचे द्यायचे त्याचे द्यायचे, पहिले नहीं समझा,
तो उधारी में मिल रहा तो ये भी ले लो वो भी ले लो, अरे फिर अभी तो संक्रांत आ रही, तिल गुट्टा खाएंगे, मस्त तिल्ली के लड्डू खाएंगे, घेवर भी होना, फिनी भी होना, ये भी होना, सब ले लेते। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तब हार जाता है। गॉट इट? सो कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर गुड। क्या समझा? Moreover, business enterprises offer credit to gain competitive advantages in the market to balance the potential of the increased sales with the risks of the decreases cash flow and large outstanding debt. The seller requires some sort of commitment or a promise from the customer that he will pay the amount of goods due from him on a particular due in a future. यानी यहाँ पे उन्होंने बताया कि नॉर्मली जिस तरह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन बढ़ते जाता है, कस्टमर ज्यादा स्पेंड करता है क्योंकि क्रेडिट में उधारी पे मिलता है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बढ़ने के लिए वजह से क्या होता है, फिर ये जो सेलर होता है ये क्या करता है, बिल निकालता है, उस पर उसकी साइन लेता है, उससे सब लिखा पढ़ी करवा के लेता है, फिर उसको उधारी पे देता है। एंड टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और misunderstanding about the payment instrument, credit like bills of exchange and promissory notes are issued। और कल चल के मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, नहीं भैया 1820 नहीं, सिर्फ 1800 रुपए बाकी थे, आप 20 रुपए ज्यादा लगा रहे हो, भैया उधारी में दे दिया, इसका मतलब ये है कि हमको 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, आप बोलो ना सीधा उधारी के। तो ये आजकल बोलते हो, कहते हैं ना जवान को हड्डी थोड़ी ना रहती है, लेकिन हम बोल देते हैं। लेकिन इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही वो लिखता है, देखो भैया 15 दिन बाद का बोल रहे हैं आप पेमेंट दोगे, हाँ भैया ठीक है, बाद में ये 17,890 रुपए का माल लेके जा रहे हैं, हाँ भैया ठीक है, और तब की तब वो उसकी साइन लेता है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि सामने वाले ने हमसे माल परचेस किया और हमने उसको सेल किया, कितने का किया, कितनी अमाउंट है, कब देना है। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाले जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए जहां पे आप क्रेडिट में लोगों को देते हो, समझा? अपने यहाँ पे ही हो जाता है क्लास पे, सर तुमने ना फीस इतना बोला था, बेटा नहीं ना 18,000 रुपये बोला, नहीं नहीं सर मुझे 17,500 ही बोला था सर, बेटा ये देख सबके 18,000 है ना, नहीं नहीं सर आपने बोला था मैं 17,500 लूंगा। अब क्या करते हैं, इलाज है क्या, चल बेटा 17,000 दे दे, चल बैठ, इलाज है क्या, कुछ नहीं है, करना पड़ता है, समझा? लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल निकालना पड़ता है, समझा? कि ये देखिए बिल है, ये इतने के पैसे है, इस पे साइन कर दे, इतने इतने पैसे इंस्टॉलमेंट में देना है, गॉट इट? तो ये ऐसा होता है, और इसलिए क्या होता है नॉर्मली इंडिया के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स, ये दो चीजें इशू की जाती है। कौन सी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड in India, instrument of credit have been in a use a long time and are popularly known as hundies। इसको दूसरा नाम क्या है बच्चों? हुंडीज। क्या बोलते हैं? पहले मनता ऐसा बोलते थे हुंडा चिट्ठा, क्या बोलते थे? हुंडी चिट्ठी। हुंडी चिट्ठी व्यवहार बोले तो सिर्फ चिट्ठी पे व्यवहार होते थे, आज भी होते हैं बच्चों इंडिया में, बड़े बड़े अरबों करोड़ों के ट्रांजेक्शन सिर्फ दो तीन इतना सा छोटा सा पेज होता है, उसको पूरा हिसाब लिखता है और बस उतने चिट्ठी पे सारा काम चलता है, जिसको हुंडी चिट्ठी बोलते हैं। ना कोई बिल नंबर होता है, ना कोई स्टैंप होता है, ना कुछ होता है। आज भी इंडिया में इतने सारे बिजनेसेस हुंडी चिट्ठी पे चलते हैं, कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं, और इसलिए ब्लैक मार्केटिंग जो बोलते हैं वो एक वन ऑफ द एग्जांपल भी है कि उसमें हुंडी चिट्ठी पे जो कि लीगली नहीं होते हैं, ऐसे सब ब्लैक मार्केटिंग में आते हैं, चिट्ठा पे काम चलते हैं। अब चिट्ठी पे अगर सेल करोगे, परचेस करोगे, तो उसका सेल टैक्स, जीएसटी वो बच जाएंगे ना, समझा क्या? तो वो फिर काय में आता है, ब्लैक मार्केटिंग में आता है। बट ये जो होते हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज, ये लीगल वाले होते हैं, गॉट इट? अब हम देखेंगे इसका मीनिंग, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसको एक्चुअल में ये सब जो आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और प्रोमिसरी नोट्स, ये सब एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट बोले तो हथियार, शस्त्र। क्या बोलते हैं इसको? हथियार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट, यानी साधन, रिसोर्सेस है। और इसमें क्या क्या आता है? प्रोमिसरी नोट्स आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, हुंडीज आता है, चेक भी आता है, समझा? क्या क्या आता है? कम ऑन, क्या क्या आता है? प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, हुंडीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये सब काय में आते हैं? इंस्ट्रूमेंट में। और इसका इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बच्चों, क्या है इसका? जिसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बच्चों 1881, 1881। कौन था रे वो टाइम पे इंडिया में? नहीं पता सर, 1881 में मैं तो नहीं था, अंग्रेजों का राज था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना तब, यस और नो?
तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लाए हुए रूल्स है, ये उनका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, जो आज भी इंडिया में हम यही रूल फॉलो करते हैं। तो बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन से इनके लॉ बनते थे पूरे, समझा गया, इंग्लैंड से, और वहीं से वो लॉ उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किए थे और यहाँ पे वही लॉ आज भी हम उसके अंडर में काम करते हैं। तो जिसको बोले जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कौन सा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। समझा? यस और नो? स्टेट द negotiable instrument means a promissory notes, bills of exchange or a check payable either to order or bearer। यानी वो एक्ट के हिसाब से बोले जाता है कि प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है, चेक क्या होता है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कि जहां पे हम ऑर्डर देते सामने वाले को कि वो कल चल के फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा। A bills of exchange is a written acknowledgement of a debt and also a promise to pay the debt according to the terms of the bill। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है बच्चों, सामने वाला प्रॉमिस करता है कि वो हमें हमारे बिल के अमाउंट पे करेगा, और जो कंडीशन हमने लिखी भैया 15 दिन बाद 3,920 रुपए, तो 15 दिन बाद ही करेगा, 3,920 रुपए ही करेगा। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल। अगर वो कंडीशन रखता है सामने वाला कि नहीं 3,520 नहीं 3,500 रुपए, तो उसको क्रॉस प्रपोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि आपने प्रपोज किया फिर उसने किया, समझा? तो दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस प्रपोजल। गॉट इट? यस और नो? तो वो नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। इसने बोल दिया ऐसा ऐसा और वो चीजों को देख के उसने एक्सेप्ट करना चाहिए, समझा? यस और नो? उसमें इसने खुद की कंडीशन नहीं लगाना चाहिए। तो उसको बोले जाता है बच्चों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन हिज डेटर्स एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स। कौन किस पे निकालता है? सेलर परचेसर पे निकालता। जो सेलर होता है उसको ड्रॉवर बोलते, क्या बोलते हैं? हु इज अ ड्रॉ, हु ड्रॉ द बिल। नॉर्मली कौन ड्रॉ करता है बच्चों बिल? सेलर। कम ऑन, कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉ करना है ना लिखना, ड्राइंग करना नहीं है। ड्राइंग इज वेरी डिफरेंट इन अकाउंट, यू नो वेरी वेल। तो ड्रॉ करता है, जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल निकालता है, वो होता है सेलर। जो किस पे निकालता है? अपने कस्टमर पे, जिसको उधारी पे माल बेचता है। जो परचेस करता है इससे उधारी पे, उसको बोलते हैं परचेसर। दैट इज कॉल्ड अ डेटर्स, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉवी, ड्रॉवर, वर। समझा क्या? ड्रॉवी, गॉट इट? वर यानी ऊपर ड्रॉवर, ड्रॉवी यानी नीचे कौन? जो परचेस करता है, ये बेचेगा वो लेगा। गॉट इट? समझा क्या? डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स के डेफिनेशन क्या है बच्चों? सेक्शन 5 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। वो कहता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? इन रिटर्निंग कंटेनिंग, इसमें लिखे जाता है, राइटिंग में होता है ये, समझा क्या? एंड अनकंडीशनल ऑर्डर, प्लस इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी ये जो बोलेगा वो फाइनल भैया, तो एक्सेप्ट कर, नहीं तेको नहीं जम रहा तो मत एक्सेप्ट कर। नहीं तो तू वो बिल के ऊपर लिख दे रहा, नहीं मैं 3,520 कट करके 3,500 रुपए दूंगा, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल होता है, यानी सामने वाले जो सेलर ने लिखा उसमें कि भैया आपको 2 महीने बाद 5,350 रुपए देना है, और ये तारीख को आपने माल लिया था, ये तारीख को आपको देना है, और वो आपकी साइन करो, नीचे उसका लिखे हुआ रहता है कि आपकी साइन यहाँ पे करो, तो उसने एज इट इज वहां पे साइन करना चाहिए। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल। इसलिए उन्होंने बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्निंग एंड कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। मेकर यानी जो लिखता है वो भी साइन करता है, मेकर, ड्रॉवर, समझा क्या? सेलर, वो भी साइन करता है। देख मैं भी साइन कर रहा हूं, और सेम साइन कौन करता है? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू। और वो बताता भी है कि आपको किसको पैसे देना है, उसमें उसका डायरेक्शन यानी उसको निर्देशन यानी ऑर्डर भी देवी रहती है, भैया एक तो मैं आऊंगा तेरे यहाँ पे पैसे लेने तो मुझे पैसे देना, या मेरा कोई एजेंट आएगा तो उसको पैसे देना, समझा? यानी वो भी मेंशन करे हुआ होता है। सिर्फ इतना नहीं कि आपने ये तारीख को इतने पैसे देना है, बल्कि ये भी मेंशन करे होता है किसको कब कहा पैसे देना है, समझा क्या? यस और नो? और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक तो ऑर्डर देना है या बियरर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करना है। तो ऐसी चीज को बोली जाता है बच्चों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? अब अगर हम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर की बात करते हैं, वैशिष्ट्य क्या क्या? नंबर 1 पहला है इसमें इट शुड बी इन अ रिटर्न। ये काय में होता है? राइटिंग में होता है। काय में होता है? लिखे हुआ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। स्टैम्प एक्ट कौन सा है इंडिया का? 1899। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा है? 1881। कम ऑन 1881, कम ऑन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और स्टैम्प एक्ट कौन सा इंडिया का? स्टैम्प एक्ट
1899। समझ में आया? ये एक्ट ध्यान में रखना, ये कभी कभी पूछे जाता है फिलिंग द ब्लैंक के लिए एक एक मार्क जो हमारे कवर करना है अभी यहाँ से हमें। और ये एक्ट पता होना चाहिए। स्टैम्प एक्ट बोले तो जिस पर हम स्टैम्प मारते हैं हमारा सही छिक्का, समझा? तो वो जो स्टैम्प होता है ना, रबर स्टैम्प, वो मारना पड़ता है उस पर। गॉट इट? इट मस्ट बी डेटेड। इस पे क्या लिखना पड़ता है बच्चों कंपलसरी? तारीख। में तो तारीख ही नहीं लिखा भैया, अभी तो 15 दिन हुए नहीं है क्या? अभी तो लेके आए 2 दिन पहले, लेकिन तारीख हुई तो पता चल जाएगा ना 15 दिन हुए या नहीं हुए, यस और नो? तो इसलिए उस पर डेट मेंशन करना कंपलसरी होता है। क्या मेंशन करना पड़ता है? किस पे मेंशन करना पड़ता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, हुंडीज या फिर चेक, समझा? यस और नो? इट मस्ट कंटेन ऑन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। हम बोलते नहीं भैया पैसे दे देना, ऑर्डर है कि ये तारीख से ये तारीख तक आपको इतने इतने पैसे देना है, एक्सक्लामेटरी साइन भी होती है वहां पे, ऑर्डर दे रहा है वो, समझा क्या? भीख नहीं मांग रहा है भैया, आपकी तरफ है ना, देना प्लीज, है दे देना भैया उतना, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे नहीं करता है। इसका पैसा इसने माल दिया भैया, मेरे माल का पैसा मुझे ये तारीख को लगेगा, समझा क्या? अरे यस और नो? तो ये कैसा होता है? ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है क्या? बेग होता है क्या? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हम ऑर्डर देते हैं सामने वाले को, भैया इतने पैसे लगेंगे, समझा क्या? ठसन नहीं होती लेकिन उसमें, नहीं तो पैसे देना, वो चीज अलग हो गई। ऑर्डर, भैया आपको इतने पैसे देना है, गॉट इट? यस और नो? और इसीलिए बताया इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, द ऑर्डर मस्ट बी एन अनकंडीशनल। जो ऑर्डर दिया जाता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। द अमाउंट मस्ट बी पेबल आइदर टू अ सर्टेन पर्सन ऑन इज ऑर्डर टू द बियरर ऑफ द बिल। ये जो अमाउंट होती है बियरर ऑफ द बिल की, वो पे की जाती है एक तो उसको, सर्टेन पर्सन को, या फिर इसने किसी को भेजा होगा उसको, समझा? कोई भी पर्सन को पेमेंट नहीं होता है। नहीं तो आप चले गए भैया, वो है ना, अब देखो क्या हो गया, 15 दिन पहले मैं दुकान पे खड़ा था उसकी, जिसके जिसको ये माल बेचने वाला था, और मेरे सामने इसने, सेलर ने क्या किया, बोल दिया उसको, देख रहे 15 दिन का है, वो शॉप पे जाना है, उसको ये माल देना है, उसकी साइन करके आना है। मैं उसका दोस्त हूँ सेलर का, मैं बाजू में खड़ा होकर देख रहा था। फिर वो चले गया। फिर 15 दिन के पहले 14वें दिन मैं चले गया, कौन से वो दुकान पे, मुझे तो पता है उसने उससे माल लिया था। भैया मेरे को है ना, उन्होंने उन्होंने भेजा, आपके पैसे चाहिए, तो पैसे दे देगा क्या उसको? अरे देगा नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? अरे पर वो दुकान वाला तो सोचेंगे, अरे हाँ इसको मालूम है अपनी तरफ इतने पैसे बाकी है, और वहां से आया अपने, इसको कैसे पता चला अपनी तरफ पैसे बाकी है? वो तो शॉप वाला सोचेगा अरे भाई बरोबर है, शायद उसको मालूम है इसलिए तो ये पूछ रहा ना अपने, होने तो कोई भी अहरा गहरा थोड़ी ना पूछ सकता। देगा नहीं देगा? देगा। कितने जन बोलते हैं देगा सर पैसे, हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड कि हाँ सर दे देगा, मेरे हिसाब से दे देगा। अच्छा बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं? अच्छा 2 जन बोल रहे सर दे देगा, बाकी बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? देखो 50-50 आंसर नहीं होना है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड सोशल एनिमल? यू नो वेरी वेल। ऐसा होशियार मेरे जैसा थोड़ी ना वहां पे बैठे हो रहेंगे, आपका जैसा बैठ गया तो अरे अंकल है क्या, आगे क्या? अच्छा कितने का बिल दे रहा है अंकल? 1820 रुपए है, ये ले लो अंकल। हाँ मैंने दे दिया अंकल। अरे देखना अंकल, एक दिन पहले दिया, बोल देना सर को जाके। अब ऐसा नहीं है, अगर वहां पे बढ़ेगा तो बंदा क्या बोलेगा, भैया अच्छा कौन सी शॉप से आए? अच्छा XYZ शॉप से आए, हाँ क्या नाम है भैया? अच्छा कितने का बिल है? आपने कुछ लाया क्या बिल वगैरह? बोलेगा नहीं मैंने कुछ लाया नहीं। भैया कैसे क्या पेमेंट दू? पावती बुक लाया? नहीं। बिल लाया जुना वाला जिसपे साइन किया था? नहीं। भैया वो लेके आओ पहले, बाद में पेमेंट करता। उसको बोलते दिमाग। लेकिन हम अच्छा भैया पैसे देना है, 1 मिनट, अरे पैसे देना है अंकल, क्यों आगे 15 दिन से पेमेंट नहीं किया? हम दे देते। ऐसे यही तो भाई गड़बड़ कभी भी क्या करती है, लॉस में करती है ना? कुछ परचेस भी करते हो तो बच्चों सोच समझ के परचेस करो, हर चीज को देख के परचेस करो। पेमेंट भी कर रहे हो तो 10 बार गिनो 100 की नोट, समझा क्या? एक ही 100 की नोट 10 बार गिनना है। मैं गड्डी नहीं बोल रहा हूँ, है ना? 10 बार गिनना, 100 एक ही है क्या? ऐसे ऐसे फूक मार के देखना, ऐसे ऐसे करके, हाँ एक ही, हाँ ये ले भैया पैसे। अरे अपने मेहनत के पैसे भैया, ऐसे कैसे दे दूं? है ना, धूप छाव में हमेशा काम करता हूं मैं, यस नो? तो इसलिए नहीं देना चाहिए, गॉट इट? तो ये कैसा होता है बच्चों? द अमाउंट मस्ट बी पेबल आइदर टू अ सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बियरर ऑफ द बिल, गॉट इट? इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। किसकी साइन होना चाहिए? मेकर की, मेरी साइन होना चाहिए अगर मैं लिख रहा हूं तो, और सामने वाले की भी साइन होना चाहिए जो वो दे रहा है तो, गॉट इट? समझा क्या? अरे हाँ या ना? अब बच्चों इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती है, कितने लोग होते हैं? 3 लोग थे सांबा। कौन कौन से थे? कौन कौन से रहते ये 3 लोग? कितने आदमी थे? कितने आदमी होते बच्चों इसमें? अबे 3। वहां पे 2 थे शोले में, यहाँ पे थोड़ी ना 2 है। ये शोले नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट है, कौन सा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। शोले तो बाद में आई थी।
तो पहले 3 थे, बाद में 2 ही बचे, समझा गया? तो कितने आदमी थे? 3। पहला ड्रॉवर, पहला ड्रॉवर बोले तो कौन? सेलर। सेलर बोले तो कौन? माल बेचने वाला। माल बेचने वाला, ड्रॉ करने वाला सेलर होता है, जो माल सेल करता है। कमान, जो माल सेल करता है उसको सेलर बोलते हैं, उसको ड्रॉवर बोलते हैं, क्योंकि वो बिल ड्रॉ करता है। एंड ही इज कॉल्ड ड्रॉवर। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि वो क्रेडिट पे देता है। कैसे देता है? Come on, seller, drawer, creditor, seller, drawer, creditor, creditor, drawer, seller, seller, drawer, creditor, creditor, drawer, seller, seller, drawer, creditor, creditor, drawer, seller, seller, drawer, creditor, creditor, drawer। कौन बोलेगा ऐसा? मैं बोलूं? मुझे एग्जाम देना है। किसको देना है? चलो बोलो फिर। कम ऑन, 1 2 3 स्टार्ट। सेलर, सेलर, ड्रॉवर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, सेलर, सेलर, ड्रॉवर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, सेलर, सेलर, ड्रॉवर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, सेलर। बोलो। मजा नहीं। 16 हो या 60 हो रे? 16 हो की 60 हो? 16 वर्षाचे आहे की 60 वर्षाचे आहे? 60। आजकल बच्चों को वो भी प्रोनाउंसिएट नहीं करता, उसको बोलना पड़ता बेटा टीन लगा, टीन। 16। हाँ, तो 60 हो या 16 हो? 60 हो ना? हाँ, 16 हो। अच्छा, मैं तो 3.5 हूँ बच्चों, 3 साल 5 महीने का। ओके। हाँ, तो फिर क्या है? सेलर, ड्रॉवर, सेलर, ड्रॉवर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, सेलर, सेलर, ड्रॉवर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, सेलर। समझा? मराठी में तो सुनने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक। बता दू? विक्रेता अधमर्ण। क्या बोलते उसको? अधमर्ण। आदम मार डालता है वो। चलो, बाद में है बच्चों ड्रॉवी। अब कौन है? ड्रॉवी कौन है? परचेसर। कौन होता है? डेटर्स। कौन होता है? ड्रॉवी। तो क्या हो गया? कितने नाम हो गए फिर? परचेसर, कम ऑन, परचेसर, डेटर्स, ड्रॉवी। ड्रॉवी, डेटर, परचेसर। परचेसर, ड्रॉवी, डेटर, डेटर, ड्रॉवी, 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 परचेसर। कम ऑन, क्या है? मराठी में बोलते उसको धन को। क्या बोलते हैं उसको? धन देने वाला को, धन को। समझा क्या? यस और नो? पक्का? चलो आगे। तो ड्रॉवर समझ में आया? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक द बिल और अ साइन ऑन इट। ही इज द क्रेडिटर हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर्स। ड्रॉवर वो होता है बच्चों जिसको, जो सेलर होता है, जो बिल ड्रॉ करता है, उसको पूरा अधिकार होता है सामने वाले से पैसे लेने के। फॉर द ड्रॉवर द इंस्ट्रूमेंट इज अ बिल्स रिसीवेबल। और इसके लिए वो बिल कौन सा होता है? रिसीवेबल होता है। कौन सा होता है? कमॉन कमॉन, कौन सा होता है? बिल। क्यों रिसीवेबल होता है? बिल देगा पैसे मिलेंगे। बिल रिसीवेबल। कमॉन, बिल देगा पैसे आएंगे। बिल देगा, बिल देगा, बिल देगा, बिल देगा। तो ये क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया। कमॉन, क्या हो गया? रिसीवेबल। इसके लिए क्या है? रिसीव, पैसे रिसीव होने वाले हैं ना। अब इसके लिए अगर बिल रिसीवेबल है, उसके लिए बिल कौन सा होगा? क्या बात है, होशियार बच्चे हो गए। उसके लिए बिल कौन सा होगा? पेबल। क्यों? बिल लेके पैसे देना पड़ेगा। क्या मिल रहा है इतने पैसे में? बिल। एक कागज का टुकड़े की कीमत तुम क्या जानो, राजा बाबू नहीं। बेटा पैसे देना पड़ेगा उसके। समझा क्या? यस और नो? तो ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। ड्रॉवी कौन होता है? ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर बिल निकाले जाता है। ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल। वो भैया एक्सेप्ट करता है। हाँ भैया, ओके, मैं साइन कर देता हूँ ना। समझा क्या? एंड ही इज द डेटर हु हैज टू पे द मनी टू द क्रेडिटर। ये एक ऐसा डेटर्स होता है जिसको क्रेडिटर को मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करना पड़ता है। फॉर द ड्रॉवी द इंस्ट्रूमेंट इज बिल्स पेबल। वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है किसके लिए? ड्रॉवी के लिए। किसके लिए? डेटर्स के लिए। किसके लिए? परचेसर के लिए। वो कौन सा होता है? बिल्स पेबल। कमान, कौन सा होता है? और अब आता है थर्ड पर्सन कौन था? वो तीसरा बंदा कौन था? तो वो था पेई। कौन होता है? पेई। एजेंट, अर्थ्या, दलाल, ब्रोकर। तो ब्रोकर वगैरह लेकिन किसके बिहाफ में होता है? ड्रॉवर के, सेलर के। यानी सेलर का आदमी। अगर अब देखो, मेरा बहुत लंबा चौड़ा काम है, बिजनेस है,
इधर हाँ 1 करोड़ का माल दे दे, हाँ 3 करोड़ का दे दे, हाँ भैया हो गया 5 करोड़ का माल जा रहा है, अच्छा वो 10 करोड़ का आया नहीं क्या, 1 मिनट होल्ड करो भैया, 2 मिनट 1 मिनट बात करो। इतना मैं बिजी शेड्यूल वाला बंदा हूँ, तो मैं खुद जाऊंगा क्या, भैया वो 1820 रुपए बाकी है दोनों, मैं जाऊंगा क्या खुद, नहीं जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, किसको रखूंगा, यश को रखूंगा, आनंद को रखूंगा, कौशल को रखूंगा, दीपक को रखूंगा, बोलूंगा ये बेटा चल जाओ, है ना, समृद्धि हो गए, ये हो गए, पायल हो गए, इनको रखूंगा, बोलूंगा एक काम करो बच्चों जाओ, काय के लिए, पेमेंट अपना वसूल करना पड़ता, तो ये क्या भाई लोग लेके ये पैसे दे रहे, ऐसे नहीं होता है, समझा क्या। तो ये क्या करेंगे, मेरे बिहाफ में काम करेंगे, कमॉन, किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझा क्या। और ये इनका काम ही है क्या, मंडे को किधर जाना, कोलखेड़ रोड पूरा सिंधी काम से कोलखेड़ तक, है ना, ट्यूसडे को किधर जाना है, पूरा गीतानगर बाईपास से लेके बालापुर रोड तक, हाँ, बाद में ट्यूसडे को कितना जाना है, पूरा आज ट्यूसडे के दिन पूरा मार्केट करना है ना, बाद में संडे को किधर जाना है, उमरी गुर्दी वगैरह इधर के पूरी लाइन करना है, इनका डे फिक्स होता है। और ये हर दिन क्या करते हैं, उधर के देखते कितने शॉप से, भैया 150 शॉप है ये रोड पे, 150 बिल निकाल लिए, किसकी किसके तरफ पेंडिंग है, किसकी ड्यू डेट आ गई, उसके सामने रख लेते हैं, है ना, और चले जाते हैं, भैया वो आपके बिल था, ये पैसे बाकी है, और ये लेके आते हैं और रिसिप्ट देते, समझा क्या। तो ये जो मेरे एजेंट्स होते हैं, मेरे तरफ से पैसे कलेक्शन करने वाले कलेक्टर्स होते हैं, ऑर्डर कलेक्टर हो, तो वो जो होते हैं, तो इनको क्या बोले जाता है, क्या बोले जाता है, पेई, क्या बोलते हैं, जिनको वो सामने वाला पेमेंट करने वाला होता है, तो वो कौन होते हैं, ये पे इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। फिर अगर मान लो इनको हटा दिया, मैं चले गया, आज वो आया नहीं छुट्टी पे और मैं चले गया, तो मैं पे बोले जाएगा क्या, अभी यस, पे हर वो पर्सन होता है जो पैसे लेने जाता है, और जो सामने वाला बंदा उसको पेमेंट करता है, तो मैं भी पे हो सकता है, अगर मैं डायरेक्ट जा रहा पैसे लेने तो मैं भी पे बन गया, लेकिन पे डॉटर ये डेटर्स नहीं बन सकता, समझा क्या, डेटर्स ड्रॉवर पे ही बन सकता, लेकिन पे ड्रॉवर बन सकता क्या, नहीं बन सकता, नहीं समझा, कमान समझा क्या। देर आर 3 पार्टीज, नंबर 1 जो बिल ड्रॉ करती है ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट करती है ड्रॉवी, और जो पैसा कलेक्ट करने जाता है वो कौन होता है। अब इसका छोटा सा काम, अब बड़े काम की लालच थी आपको, छोटे से बहुत ही छोटा काम है, खाली बैठे हो, अरे यार दुकान तो चल नहीं रही, अभी 12 बज गया यार, कोई आ भी नहीं रहा, एक ही कस्टमर आज सुबह, चल पैसे तो वसूल करके आता, शेटर डाल दिया, चले गया पैसे लेना, भैया पैसे बाकी दे, अच्छा दे दिया, तो दैट टाइम आई एम ऑल्सो कॉल्ड पे, समझा। तो ड्रॉवर बिकम अ पे, बट पे नॉट बिकम अ गॉट इट। तो कितने बंदे थे बच्चों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, समझा, समझा। तो पहला बंदा कौन था, दूसरा नाम क्या था, अबे सब्स्टिट्यूट नाम क्या था उसका, ड्रॉवर को क्या क्या नाम है, ड्रॉवर, क्रेडिटर, सेलर, सेलर क्रेडिटर ड्रॉवर, समझा, हु ड्रॉ द बिल, उसके लिए बिल कौन सा होता है, रिसीवेबल। बाद में सेकंड पार्टी कौन सी होती है, परचेसर, कम ऑन, कौन सी पार्टी होती है, इसको हम क्या करते हैं, माल सेल करते हैं, वो जो सेल जिसको हम माल सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परचेसर, वो क्या होता है, डेटर्स, वो क्या होता है, ड्रॉवी, जो बिल एक्सेप्टर, उसको बिल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, समझा क्या, क्या बोलते हैं, बिल एक्सेप्टर, जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो कल चल के फ्यूचर में पेमेंट करता है, समझा क्या, यस और नो, यस और नो। बाद में कौन होता है बच्चों, पेई, पेई को क्या बोलते हैं, एजेंट, क्या बोलते हैं मराठी में, शुद्ध अकाउंट के लैंग्वेज में उसको अड़तिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वैसे हम हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अभी देखो कोई एलआईसी का काम करता है उनको गलत मत लेना, अभी एक आधा एलआईसी वाला आता है अपने घर पे, हाँ आप बोलो पापा वो दलाल आया, वो उसका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है ना एकदम से, टाई फाई लगा के, और कोई एकदम आप, पापा एलआईसी के एजेंट आए, स्टाइल देखो है थोड़े से वर्ड देखो, एक थोड़ा सा वर्ड आपने गलत बोला पहले, नहीं अभी कुछ बोला, नहीं, क्या है शब्दों का घेर है सब, है ना, कैसे आप बात करते हो बच्चों, इसमें बहुत पावर होती है, ये पूरा जो साबित होता है ना वो इसकी वजह से होता है, इसको थोड़ा सा कुछ गलत बोल तो देखो पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े दिखते हैं अपने को, कहाँ कहाँ चले भी नहीं जाएगा, तो सब में खतरनाक, इससे खतरनाक ये होता है तो इसको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, गॉट इट, यस और नो। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया क्या, यस और नो। डेटर कैसे पैसे लेने आएगा, डेटर तो खुद ही पैसे देगा ना, अतिथि देवो भव, आजा बेटा अरे अपन, अरे पैसे बच जाएंगे ना, पेट्रोल के पैसे लग रहे थे उसी तक जाने के लिए, इसको रखना, अरे ऐसे कस्टमर तो सर चाय लेंगे कैसे सर, अरे ऐसे कौन आते देने वाले, जब तक फीस बोलता नहीं भर, अबे फॉर्म तो नहीं भरे रहे तुम लोगों ने, ऐसे मारूंगा ना इसकी लकड़ी लेके पेटा, है ना
हाँ? ऐसा कभी होता नहीं है। समझा क्या? इतने अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, इतने अच्छे पार्टीज नहीं होती है। अच्छा पैसे बाकी, अरे ये तो छोड़ो, पैसे बाकी है क्या मेरी तरफ? शुरुआत ही यहाँ से होती है, शुरुआत ही यहाँ से होती है। क्या होती है? अच्छा पैसे बाकी है मेरे, मुझे तो पता ही नहीं था। अबे बिल है तेरे पास, फाइल में बिल लगाया हुआ, पता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देता हूँ देता हूँ। समझा क्या बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर आगे का लूँ क्या? चलो थोड़ा सा है ना, हम इसका ये देख लेते हैं, इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो भैया बिल तो बना रहे हैं हम, लेकिन बिल के अंदर क्या क्या हेडिंग होते हैं, क्या क्या मैटर होता है, किसको क्या बोलते हैं, है ना? तो बच्चों बिल के अंदर सब में पहले होती है डेट। क्या होता है बच्चों? जिसको बोले जाता है कंटेंट्स ऑफ द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फॉर्मेट होता है, उसका जो कंटेंट होता है, यानी उसके जो घटक होते हैं, उसके जो फैक्टर होते हैं, कौन से होते हैं, क्या क्या लिखते हैं, समझा क्या? अब नंबर वन, डेट। आपको पता है क्या? अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो, सर ये बिल बिल समझ में आ रहा नहीं है, आ रहा नहीं। लेटर लिखा आपने कभी? एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल होता है। कम ऑन, इनफॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल लेटर बोले तो ऑफिशियल, सिस्टमॅटिकली डेट सब्जेक्ट रेफरन्स ये वो थोड़ा सा ही लिखते हैं। ऐसा लगता है मी घरी जेवण केलं होतं मग नंतर, हाँ वो काय में लिखते हैं हम? इनफॉर्मल में, है ना? इनफॉर्मल फैमिलियर, फैमिलियर बोले तो हमारे रिलेटिव्स, भाई बहन, फादर पापा मम्मी, ताई काका चाचा चाची जी वगैरह सबको, आजू बाजू वाले सबको लिखते हैं। लेकिन ये लिमिटेड लोगों को लिखते हैं, वो भी कोई ऑफिशियल काम से लिखते हैं। लेकिन उसमें कैसा होता है? इधर ये इधर ये, इधर रेफरेंस, इधर सब्जेक्ट, इधर ये, सिंसियरली योर फेथफुली, थैंक यू वेरी मच, है ना? इनक्लोजर में कुछ डालते हैं अपन। तो ये सब होता है। सेम वैसे ही जैसा वो लेटर का फॉर्मेट होता है, वैसा बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। फिर वो फॉर्मेट के कंटेंट क्या क्या है, समझा? वो देखना। सब में पहले आता है डेट। तो डेट क्या होती है बच्चों? द डेट ऑन विच द बिल हैज बीन ड्रॉन मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड। टॉप राइट हैंड, किसका राइट? आपका है मेरा? पक्का? हम दोनों का ऐसा ऐसा करूं क्या मैं? ऐसा, हाँ ये ऐसा सर, है ना? ऐसा आपका राइट, मेरा लेफ्ट, बरोबर है क्या? ऐसे ना, कंफ्यूज मत करो सुनील शेट्टी के जैसे, आपका राइट या मेरा राइट, मेरा लेफ्ट या, है ना? ऐसे मत करो। तो ध्यान दो, राइट, चाहे आपका राइट हो या मेरा राइट हो, है ना? तो राइट ऑफ द टॉप, यानी टॉप जो होता है बच्चों, बिल का जो टॉप होता है उसके जो राइट होता है वहां पे डेट मेंशन करना पड़ता है। बाद में डेट ऑफ द बिल इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेशन मैच्योरिटी डेट। डेट क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि वहां से कितने दिन हुए वो आप काउंट कर सकते हो। सेकंड है बच्चों टर्म। टर्म ऑफ द बिल मस्ट बी सिग्निफाइड इन द मंथ और इन अ डेज। टर्म्स आप यानी कंडीशन। अब आप लिखते हो कि आपको 15 दिन के लिए हम दे रहे हैं, ऊपर की डेट से 15 दिन के लिए, यानी फ्रॉम द अबाउट डेट टू पे द इन 15 डेज या 1 मंथ 2 डेज। फिर सर ये 6 महीने होता है क्या? नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, उसके ऊपर नहीं होता है बच्चों। अभी तो 3 महीने ही हो गए। कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स। 3 महीने के ऊपर की डेट अगर आप डाल रहे हो वहां पे कि 1 जनवरी 2023, और आप उस पर लिख रहे हो नीचे आफ्टर द 7 मंथ, तो वैसे वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बाहर हो गया, वो इलीगल हो गया। फिर बाकी सारा लीगल था, लेकिन आपने जैसे उस पर डेट डाल दिया वो इलीगल। आपने मुझे चेक भी दिया और चेक पे अगर 1 जनवरी 2023 की डेट दी, तो मैं 3 महीने तक उसको विड्रॉ कर सकता है, 1 अप्रैल तक। 2 अप्रैल को अगर मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया और उसके बाद में वो विड्रॉ नहीं हुआ, वो बाउंस हो गया, तो मैं आप पे लीगल केस नहीं कर सकता। क्योंकि मैं वो निगोशिएबल का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड के बाद में अगर मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ और वो बाउंस होता है, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि वो चेक के मैं आप पे केस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ 3 महीने के अंदर अगर बाउंस हुआ तो पैसे दो, नहीं तो मैं केस कर सकता हूँ। गॉट इट? यस नो? तो इसलिए डेट मेंशन करना जरूरी होती है बच्चों। टर्म्स भी मेंशन करते हैं। अमाउंट, अमाउंट ऑफ द बिल्स इन अ फिगर शुड बी स्पेसिफाइड बिलो द स्टैम्प, एंड अमाउंट इन अ वर्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ द बिल। यानी जो स्टैम्प मारा जाता है, स्टैम्प का होता है तो लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप, लेफ्ट साइड देखो, डेट का लिखते हैं बच्चों राइट साइड में, है ना? टॉप के राइट साइड में। लेकिन और वैसे स्टैम्प का होता है लेफ्ट साइड ऑफ द बिल, और वहां पे टॉप पे होता है, और उसके नीचे स्टैम्प के नीचे अमाउंट होती है, जो काय में न्यूमेरिकल फिगर में हम लिखते हैं 10,000, यानी 10,000 रुपए। समझा क्या? तो वो लिखे जाता है वहां पे। और उसके अलावा बॉडी जो होती है, यानी लेटर की जैसे बॉडी होती है, वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी बॉडी होती है, जिसके अंदर भी हम वर्ड में लिखते हैं TEN 10,000 का स्पेलिंग ऐसा लिखते हैं, यानी उसको दोनों पता चलना चाहिए। तो एक आधा मेरे जैसा रहेगा, बोलेगा भैया वो तो 10,000 मुझे पढ़ती ही नहीं आता, ये कितना था मुझे समझा ही नहीं, 10,000 पे 10 की दोपहर तक ही पढ़ा था मैं, तो वो इतनी जीरो आती यही पता था, है ना? समझा गया? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको वो समझना चाहिए 10,000 का। तो ज्यादा ही एजुकेटेड रहा आपके जैसा, 10,000 पढ़ते हैं भैया, ऊपर क्या लिखा हुआ अंडे अंडे दिख रहे, समझ में नहीं आया। इसलिए दोनों लैंग्वेज में वो मेंशन करते हैं कि सामने वाले को क्लियर कट हो कि भैया ये ऐसा होना चाहिए। गॉट इट? समझा क्या?
बाद में होता है बच्चों स्टैम्प। स्टैम्प ऑफ अ प्रॉपर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 शुड बी अ ऑप्सिक। यानी ये कैसा होता है बच्चों, स्टैम्प एक ऐसा होता है जिसको लीगल वैल्यूज होती है, कोर्ट में या एज ए एविडेंस बोल के भी यूज होता है। और अगर आप कहीं पे भी स्टैम्प देते हो तो उसको लीगल समझा जाता है, क्योंकि वो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से होता है। गॉट इट। तो एक स्टैम्प यानी सिक्का, काय का, अब दुकान है, अब दुकान का जो स्टैम्प, जैसा अभी KC2 है, KC2 का स्टैम्प बनाया, आपके इस पे मार दिया डॉक्यूमेंट पे तो लीगल हो जाता है। एक आधा किराना शॉप है, उसने अपना स्टैम्प मार दिया तो लीगल हो जाता है, समझा। पार्टीज, नेम ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे एंड देयर एड्रेस मस्ट बी मेंशन इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों ध्यान देना, जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाओगे तब नेम लिखते हैं। बहुत से लोग हैं ना सिर्फ ड्रॉवर का एड्रेस लिखते हैं, समझा क्या। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर का नाम भी लिखते हैं, ड्रॉवी का भी नाम लिखते हैं और पे का भी नाम लिखते हैं, इवन दो उनका एड्रेस भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तीनों के नाम, पते, एड्रेस। गॉट इट। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, आपको लिखना पड़ेगा कि कितने वैल्यू का वो बिल है। लॉ डज नॉट कंसिडर द एग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट द कंसिडरेशन। कोई भी लॉ वो कंसिडरेशन पे एग्री नहीं करता जिसमें पैसे की वैल्यू ना हो। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि 10,000 की ये बिल है, 7,000 का बिल है, ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप उस पर अमाउंट मेंशन नहीं कर रहे हो, जस्ट आपने साइन कर दिया, तो वो चैरिटी में काम किया आपने, ऐसे ही दे दिया, वो प्रूफ नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन तभी कमर्शियल ट्रांजेक्शन बनता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बनता है, जब आप उस पर एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन करते हो, तो ही वो लीगल समझे जाता है, समझा। क्या दो एक्सेप्टेंस, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर इज टर्म एज ड्राफ्ट। वो एज ए ड्राफ्ट के तौर पे, क्योंकि वो तब ड्राफ्ट क्यों बोले गया, देखो आप कोई मैसेज सेंड करने से रोक देते हो तो ड्राफ्ट में कन्वर्ट होता है, कोई मेल भेजते हो लेकिन रोक देते हो, ड्राफ्ट में कन्वर्ट होता है। अगर व्हाट्सएप करने की कोशिश करते हो लेकिन रोक देते हो, ड्राफ्ट में कन्वर्ट होता है। तो वाई ड्राफ्ट में क्यों कन्वर्ट होता है? कि जब तक वो सामने वाले को सेंड नहीं होता तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ड्रॉवर क्या करता है, बिल तो निकाल लेता है, लेकिन जब तक वो ड्रॉवी उसको साइन नहीं करता तब तक वो बिल फिर ड्राफ्ट ही रहता है। गॉट इट, समझा क्या। एंड इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉवी ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर वो किसको भेजा जाता है, प्रेजेंट किसके सामने किया जाता है, ड्रॉवी के सामने, समझा क्या। एंड व्हेन द ड्रॉवी साइन विथ हिज नेम अलोंग विथ द डेट अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल विथ द वर्ड्स एक्सेप्टेड, द बिल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्ट ऑफ ड्रॉवी इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। यानी फिर सामने वाला बंदा जब तक उसको एक्सेप्टेड नहीं लिखता और साइन नहीं करता है और डेट नहीं डालता है, तब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं होता है, समझा। तो ये जो ड्रॉवी होता है उसने एक्सेप्ट करते वक्त क्या एक्सेप्टेड वर्ड लिखना चाहिए, दूसरा उसने साइन करना चाहिए, तीसरा कौन से डेट को उसने साइन किया ये भी, क्योंकि अगर अमरावती से माल भेजा नागपुर के लिए या अकोला से भेजा शिरडी के लिए, तो आज भेजा कल माल मिला, तो आज की डेट आज, फिर कल की डेट भी देखे जाएंगे ना। वो तो बोलेगा भैया मैं आज से 15 दिन पकड़ूंगा, हम बोलेंगे नहीं मैं तो आज से पकड़ूंगा। तो वो बोलेगा माल मुझे कल रिसीव हुआ तो मैं तो कल से पकड़ूंगा ना, समझा ना। तो दोनों भी सही रहते हैं, इसमें गलत कोई नहीं होता है। तो इसलिए डेट मेंशन करना जरूरी है। तो ऐसे बच्चों 7 कंटेंट होते हैं इसमें। पहला होता है कम डेट, टर्म, अमाउंट, स्टैम्प, पार्टीज, वैल्यू रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस। क्या क्या होता है? नंबर 1 डेट, कम ऑन, नंबर 1। सेकंड टर्म्स, टर्म्स समझा, टर्म यानी कंडीशन। थर्ड अमाउंट, थर्ड क्या है, फर्स्ट क्या है, डेट, सेकंड टर्म, थर्ड अमाउंट, फोर्थ स्टैम्प, फोर्थ फर्स्ट, डेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पार्टीज, फिफ्थ, फोर स्टैम्प, थर्ड अमाउंट, सेकंड टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 वैल्यू रिसीव्ड, 7 acceptance, 7 6 for value received, 5 parties, 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड, समझा क्या? यस और नो। अब बच्चों आती है बारी इसकी फॉर्मेट्स की, कि इसके फॉर्मेट कैसे होते हैं और कहाँ पे क्या आता है। तो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट हम थोड़ा सा बोर्ड पे लेंगे